पढ़ाया था मौलिक अधिकारों का, तो चलते चलते आप लोगों को पढ़ा के समझा दिए थे मैंने 19 तक के सारे टॉपिक। 20 और 21 के बारे में बातचीत की थी, लेकिन वो भी नोट से नहीं पढ़ाया था। आज कोशिश करती हूँ, क्योंकि सेकेंड लेक्चर मुझे ही मिल गया है, मैं चाह भी रही थी कि टॉपिक आज पूरा हो जाए। चलिए आज इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था सुबह, जहां मैंने छोड़ा था, मुझे जितना याद आ रहा है, अनुच्छेद 20 मैंने पढ़ा दिया था और अनुच्छेद 21। 19 तक तो कल ही पूरा हो गया था, वो तो हमने नोट से भी कर लिया। अनुच्छेद 20 था, अपराध की जब तक दोष सिद्धि नहीं होगी तब तक किसी को भी सजा नहीं मिलेगी। एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा मिलेगी। किसी भी आदमी को जब उसने क्राइम किया उस टाइम के अकॉर्डिंग, जो उस टाइम लॉ एंड ऑर्डर था उसके अकॉर्डिंग सजा मिलेगी। किसी को भी अपने खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य आप नहीं कर सकते। ये सब लिखा था अनुच्छेद 20 में। दूसरा मैंने पढ़ाया था अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 कहता है हम सब को आजादी है जिंदा रहने की, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जीवन का संरक्षण। तुम और मैं, हर इंडियन, चाहे वो देश के लिए कुछ कर रहा है या नहीं कर रहा, मैंने एग्जाम्पल दिया था आप लोगों को सुबह कि हम सबको जिंदा रहने का अधिकार है। पहले ये मौलिक अधिकार इतना ब्रॉड नहीं था जितना अब है। 1978 में लिखा गया, लिखित में 44वां संविधान संशोधन याद है? दो बराबर के भाई लड़े और संपत्ति का मौलिक अधिकार 31 आर्टिकल से उठा के कहां पहुंचा दिया? 300A में। 19F और 31 हटा दिए। इसी अमेंडमेंट में इसी साल ढेर सारे पॉइंट्स काम के हैं, जिनमें से एक मैंने याद कराया। अब दूसरा सुन लो। इसी अमेंडमेंट के थ्रू लिखा गया कि आर्टिकल 21 को देश में कितनी ही खराब हालत हो और बेशक आपातकाल लगा हो, आर्टिकल 21 कभी समाप्त नहीं होगा। देखो, घूमने फिरने पर पाबंदी तुम्हारे सामने की घटना है, आने जाने पर पाबंदी अभी अभी लगी, तुमने देखी थी, लेकिन जिंदा रहने का अधिकार थोड़ी किसी से छीन लिया। पहले ये जिंदा रहने का अधिकार कुछ कंडीशंस में मौलिक था, लेकिन ये नहीं था कि छीना नहीं जाएगा। अब संविधान में अमेंडमेंट करके लिख दिया गया कि जिंदा रहने का अधिकार कोई भी सरकार किसी भी हालात में, देश की कितनी खराब हालत हो, लेकिन छीन नहीं सकती। ये कब से किया गया? 1978 के 44वें संविधान संशोधन से लिखित में है अब ये कि आपातकाल की कंडीशंस में भी आपका जीवन जीने का अधिकार, जीवन का संरक्षण, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जो आपकी बेसिक आजादी है, जिसमें आप खाना पीना खा सकते हैं, अपने घर में रह सकते हैं, अपने घर में कुछ भी पढ़ सकते हैं, ये आपको हमेशा दिए जाएंगे। तो कौन से अमेंडमेंट के बाद? 78 में। अब 78 में बहुत सारे हुए, मैंने दो तुम्हें बता दिए, ठीक है? तो ये कभी किसी भी कंडीशन में खत्म नहीं होता, और चाहे आपातकाल लगाओ या कुछ लगाओ, वैसे ये दोनों खत्म नहीं होने वालों में से हैं, लेकिन कभी ना खत्म होने वाले अगर दोनों अलग अलग आए तो इसको टिक करना। एक साथ आए तो ना 20 खत्म होता ना 21 खत्म होता। अगर ऑप्शन में आए निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार कभी नहीं छीना जा सकता? ऑप्शन ए 21, ऑप्शन बी 19, फिर 20, फिर 23, तो आप टिक करेंगे ये 21 वाला। लेकिन अगर ऑप्शन में आए डबल डबल कि 20 और 21, 21 22, 19 18, तो आप टिक करेंगे 20 और 21। कभी ना समाप्त होने वाले हैं, ना 20 ना 21, लेकिन अगर दोनों में से एक चुनना पड़े तो 21 के साथ जाना, ठीक है? एक और खास बात, 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जीवन जीने का अधिकार सिर्फ इंसान को नहीं मिलेगा, इंसान के साथ साथ जानवरों को भी जिंदा रहने का उतना ही अधिकार है। तो आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट के थ्रू ये लिखित में आ गया कि जीवन का संरक्षण सिर्फ मनुष्य के लिए नहीं है, जानवरों को भी जीने का उतना ही मौलिक अधिकार है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि जानवरों के जीवन को भी मनुष्यों के ही साथ आर्टिकल में ऐड कर दिया गया। 21 हमें जिंदा रहने की गारंटी देता है। हर कंडीशन में कोई भी दिक्कत हो, कोई भी आपदा हो, आपका जीवन आपसे नहीं छीना जाएगा। ये आर्टिकल 21 में लिखा है। और कब के बाद से कह दिया ये कभी खत्म नहीं होगा? 1978, 44वां संविधान संशोधन। ध्यान से सुनो। अब 21 का संबंध है जीवन से, व्यक्तिगत स्वतंत्रता से, जिंदा रहने से, जिंदा रहने की आजादी से। जीवन को अच्छा बनाती है शिक्षा, इसीलिए बाद में 21 के साथ 21A ऐड कर दिया। ये 21A हम सबको पढ़ाई लिखाई की गारंटी देता है एक एज तक। इंडिया में शिक्षा का अधिकार हम सबका मौलिक अधिकार बन चुका है। हम सबसे, मेरा मतलब मेरा और तुम्हारा नहीं, ये लिखित में अब तक है। 6 से 14 साल के बच्चों को ये राइट दिया है, RTE, राइट टू एजुकेशन। किस उम्र के बच्चों के लिए है ये? 6 से 14 साल के बच्चों के लिए RTE एक्ट है, जो कि सन 2009 में
जिसके ऊपर काम हुआ था आरटीई एक्ट के रूप में, और इसको लागू किया गया था 1 अप्रैल 2010 से, क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हो नई क्लास स्टार्ट होती है 1 अप्रैल को। तो 2009 में ये एक्ट बना, कानून बना, जिसको रूप दिया गया 1 अप्रैल 2010 को, और कहा गया कि पूरे इंडिया में किसी भी एरिया में, किसी भी राज्य में, किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का, किसी भी लिंग का कोई भी बच्चा है, उसको पढ़ने का मौलिक अधिकार है। और ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने दिया है। कौन से आर्टिकल के तहत? 21A के तहत। कब ये लागू हो गया? 1 अप्रैल 2010 को। सबके लिए नहीं, उम्र बताई गई, वैसे सबके लिए, लेकिन उम्र होनी चाहिए 6 से 14 साल। और ये पढ़ाई का अधिकार 1 से 8वीं तक मुफ्त शिक्षा की गारंटी देता है। किसी भी सरकारी स्कूल में जाके आप अपने बच्चे का नाम लिखा सकते हैं, जिसकी उम्र 6 से 14 साल के बीच होनी चाहिए, और उस बच्चे को उसकी एज के अकॉर्डिंग स्कूल में एडमिशन मिलेगा, ना कि उसके पढ़ाई लिखाई के स्तर के अकॉर्डिंग। जैसे आरटीई में लिखित में था, ये हमारे साथ बहुत बार हुआ स्कूलों में ऐसा, गांव से, कहीं पिछड़े हुए गांव से पेरेंट्स उठ के दिल्ली आते और बच्चा हो गया 10 साल का। अब उनको एग्जैक्टली ना उनके पास कोई उनकी एज का प्रूफ है, अंदाजन बस कि कितने का होगा, 9-10 साल का, 11-12 साल का। तो उस बच्चे से फिर देखो पढ़वा के तो कुछ नहीं आता, लेकिन आप उस 10 साल के बच्चे को पहली में एडमिशन नहीं दे सकते। ये हमने भोगा है, इसलिए बता रही हूँ। 10 साल के बच्चे को आप या तो चौथी में एडमिशन दीजिए, 5वीं में। अब इसको तो क ख ग भी नहीं आते। ये टीचर की जिम्मेदारी है कि पुराना सारा पूरा कराए, और उस बच्चे को आप एक्स्ट्रा टाइम रोक नहीं सकते, वरना उसके अधिकारों का हनन माना जाएगा। तो टीचर्स की बहुत बड़ी सरदर्दी थी ये आरटीई एक्ट, राइट टू एजुकेशन। इसने एक एज के बच्चों को एक क्लास में रखा, चाहे उनको पढ़ना आता है नहीं आता, आप एडमिशन उसको उसी क्लास में देंगे जिसकी उसकी एज है, क्योंकि सरकार का कहना है कि हम 14 साल के बाद बच्चे को मुफ्त में शिक्षा नहीं दे सकते। तो अगर आप 12 साल के बच्चे को पहली में एडमिशन दे रहे हैं, तो फिर तो वो 8वीं आते आते 20 का हो जाएगा। तो ये सिर्फ इस उम्र के बच्चों के लिए है। 6 से 14 क्लासेस हैं, 1 से 8वीं। आप अच्छी तरह जानते हैं अभी नई शिक्षा नीति आई है, जिसमें कह रहे हैं कि प्री प्राइमरी को भी इसमें ऐड किया जाएगा, और आरटीई एक्ट के दायरे में अब के बाद जो अगले साल से सेशन में डाल देंगे, 3 साल से बच्चे गिने जाएंगे। तो 3 साल से, अभी हमारे देश में ये आर्टिकल 6 से 14 है। अब कोई ना कोई अमेंडमेंट करेंगे और इसकी एज को घटाएंगे, क्योंकि 2021 में नई शिक्षा नीति में बहुत सारे बदलाव देखने में आएंगे। अब तो शिक्षा नीति यही चलेगी, एकदम से चेंज नहीं होती, लेकिन अब आ गई है, इस पे लगभग सब काम फाइनल हो गया। तो 2021 के बाद से इसके ऊपर काम करना शुरू करेंगे, और इसीलिए आने वाले टाइम में देखना नर्सरी टीचर्स की डिमांड बढ़ेगी स्कूलों में, क्योंकि अब शिक्षा का मौलिक अधिकार 3 साल से मापा जाएगा अगले साल। इस साल लिखित में नहीं है, अभी ये 6 से 14 का ही है। ये जो अमेंडमेंट था, जो चेंज किया, ये तो आर्टिकल लिख दिया ना, लेकिन अमेंडमेंट भी तो किया। 86वां संविधान संशोधन किया था सन 2002 में। बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज रहेंगे, बहुत ध्यान से सुनना। एक किताब में अमेंडमेंट हुआ 86वां सन 2002 में, और 2002 में कहा कि ये पेरेंट्स की, या जो भी बच्चे के गार्जियन हैं जो पाल रहे हैं, उनका ये कर्तव्य है कि बच्चे को शिक्षा के लिए एक अच्छा उचित माहौल दें, एक ऐसा माहौल जिसमें बच्चा पढ़ सके। तो पेरेंट्स की, और ये मान लीजिए प्रतिपाल्य, जिसको आप पाल रहा है कोई भी, चाहे मामा का बेटा है, चाचा का बेटा है, या आपने गोद लिया है, पेरेंट्स की और गार्जियंस की जिम्मेदारी बना दी 2002 में कि आपका ये कर्तव्य है कि आप बच्चे के लिए एक अच्छा शिक्षा का माहौल क्रिएट करें, घर पे उसका एडमिशन कराएं, आसपास के किसी भी स्कूल में जाएं। पहले ये सिर्फ एक जिम्मेदारी थी, कोई ना निभाए तो कोई कुछ कर नहीं सकता था, क्योंकि कर्तव्य तो अपनी मर्जी होती है। अब आपका कर्तव्य है कि आप पढ़ें लिखें, लायक बने, पेरेंट्स की मदद करें। अब आधे लोग, कितनी बड़ी बेरोजगारों की संख्या है जो पेरेंट्स से ही मांग मांग के खाते रहते हैं, उनको शर्म भी नहीं आती। तो ये कर्तव्य निभाना ना निभाना इंसान की अपनी मर्जी होती है। ये कर्तव्य पेरेंट्स का था, लेकिन इसके ऊपर कोई सुप्रीम कोर्ट का रास्ता नहीं खुलता था। सन 2002 के इसी कर्तव्य को, इसी अमेंडमेंट को नया रूप दे दिया आर्टिकल 21A बनाकर, और अब वो कर्तव्य नहीं छोड़ा, अब वो मौलिक अधिकार बना दिया। मौलिक का मतलब अगर नहीं दिया गया तो रास्ता खुला है सुप्रीम कोर्ट का भी और हाई कोर्ट का भी, आर्टिकल 226 और आर्टिकल 32। यानी अब बच्चे के हाथ में पावर है, अगर पेरेंट्स या गार्जियंस पढ़ाने से मना करें तो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, लेकिन वो बच्चा बड़ा नहीं होगा, वो 6 से 14 साल का ही माना जाएगा। 18 में 15
15 में 17 में आपके पेरेंट्स कह सकते हैं कि हम आगे नहीं पढ़ाएंगे, हम फीस नहीं देंगे। आपका कोई मौलिक अधिकार नहीं है, क्योंकि इस एज के बाद संविधान के अकॉर्डिंग भी अगर देखा जाए तो 14 साल के बाद इंसान कमा के खा सकता है। मजदूरी नहीं करनी, लेकिन ट्यूशन पढ़ा के कोई भी छुटपुट सा काम करके कोई भी अपना पढ़ने लायक खर्चा निकाल सकता है। इसीलिए सरकार भी 14 साल के बाद गारंटी नहीं लेती, संविधान भी गारंटी नहीं लेता। ये गारंटी है 6 से 14 साल की, पहली से 8वीं की। पहले ये पेरेंट्स का कर्तव्य बनाया, बहुत सारे पेरेंट्स ने कर्तव्य पूरा नहीं किया, फिर 8 साल बाद जाके 2002 में था ना, 8 साल बाद 1 अप्रैल 2010 को इसको मौलिक अधिकार बना दिया और अब बच्चे के हक में है ये RTE। अभी थोड़ी देर पहले जब सुबह मैंने पढ़ाया तो मैंने एक शब्द यूज किया था RTI, याद होगा ना, राइट टू इंफॉर्मेशन, और अब मैंने बात की RTE, राइट टू एजुकेशन। दोनों अलग अलग हैं। ये 2005 में दिया गया था, RTE दिया गया है 2010 में। अमेंडमेंट लागू किया गया है 2010 में। वैसे RTE जो एक्ट बना था ना वो 2009 में बन गया था। पेपर में अगर पूछें एक्ट कब आया तो 2009 टिक करना, कहें लागू कब हुआ तो 1 अप्रैल, क्योंकि नई क्लास 1 अप्रैल को ही स्टार्ट होती है। RTE लागू होता है 6 से 14 साल के बच्चों पर, पहली से 8वीं क्लास तक के बच्चों पर। जो ये RTI है ना, ये अब छोटा बच्चा नहीं लगा सकता, इसको लगाने की मिनिमम एज इंसान की होनी चाहिए 20 साल। अगर आपकी उम्र 20 साल से कम है तो आप RTI नहीं लगा सकते। ये एक पॉइंट रखा है, क्योंकि अब ऐसे 15-14 साल के बच्चे के मन में क्वेश्चन आएगा, वो RTI लगा देगा। RTI लगाने के लिए 10, 20, 50 अलग अलग राज्यों के अलग अलग मिनिमम कुछ रुपए भी खर्च करने पड़ते हैं। कोई 30 लेता है, कोई 75 लेता है, कोई 50 लेता है, क्योंकि कागज पत्री में खर्चा होता है ना सरकार का। वो आपको जो इन्फॉर्मेशन देगी, वो फोटो स्टैट भिजवाएगी, तो वो अपनी जेब से थोड़ी देगी। तो इसलिए 10, 20, 50, 100 रुपए, 150 रुपए इतने तक का खर्चा लेते हैं। 20 साल से छोटा आदमी RTI नहीं लगा सकता, राइट टू इन्फॉर्मेशन। ये 2005 में हमें दिया गया है, APJ अब्दुल कलाम थे। और RTE 2010 में 6 से 14 साल के बच्चों के लिए। इसका जो अमेंडमेंट था RTE का, वो 86वां संविधान संशोधन था और आर्टिकल है 21A। अमेंडमेंट का नंबर अलग होता है, आर्टिकल अलग होता है। 21 में जीवन था, जीवन का संरक्षण था ना, वैयक्तिक स्वतंत्रता। अच्छे जीवन के लिए शिक्षा जरूरी है, इसीलिए शिक्षा को 21A में जोड़ा। और RTI की अगर बात करेंगे तो देखो 19 आर्टिकल में बताया था, 19 आर्टिकल में 19A लिखवाया था ना मैंने, प्रेस, झंडा और RTI। तो ये दो अलग बातें हैं, कहीं RTI और RTE यादों की समझ में ही ना आए। RTE एजुकेशन की बात करता है, RTI इंफॉर्मेशन की बात करता है। वापस आते हैं तो 21 आर्टिकल, अब उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा। 86वां संविधान संशोधन 21 किसकी बात करता है? जीवन की। 21A बात करता है शिक्षा की। पहले शिक्षा का अधिकार नहीं था, पेरेंट्स का कर्तव्य था। नहीं मानते थे पेरेंट्स 2002 में नई शिक्षा दिलाते, तो बच्चों का अधिकार बना दिया। एक्ट आया 2009 में, RTE, राइट टू एजुकेशन, और उसी को फिर कानून बना दिया, लागू कर दिया 1 अप्रैल 2010। तो 86वां संविधान संशोधन एक तरफ कर्तव्य है, 11वां कर्तव्य, और एक तरफ ये मौलिक अधिकार है। दोनों का अमेंडमेंट का नंबर सेम रहेगा, सन अलग अलग हैं। आर्टिकल 21A में RTE मेंशन की गई है। अब उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 22 क्या कहता है? बहुत ध्यान से सुनते चलना, ये थोड़े से कॉम्प्लेक्स हैं, समझ में नहीं आते। आर्टिकल 22 कहता है, आर्टिकल मैंने आपको पढ़ के बताया था अभी 20, अपराध जब तक सिद्ध ना हो तब तक आप उसको दोषी करार नहीं देंगे, सजा नहीं देंगे, बताया था ना। ऐसा ही है 22, लेकिन फिर भी बहुत अलग है। 22 कहता है, कोई भी आदमी जो अपराध करने वाला है, अपराध हुआ नहीं है लेकिन अपराध होने वाला है, या अपराध करने वाला है, होने वाला यानी भविष्य की बात कर रहे हैं, और पुलिस को पहले ही पता चल गया, भाई बहुत सारी खुफिया जानकारी हर किसी की होती है कि ये आदमी जो है ना, ये बॉम्ब ब्लास्ट करने वाला है, या ये किसी बड़े आदमी का मर्डर करने वाला है, ये कोई बड़ी बिल्डिंग में सामाजिक कहीं जाके रेल में या कहीं आग लगाने वाला है। तो सरकार, पुलिस उस आदमी को पहले ही दबोच लेती है ताकि वो गड़बड़ ना करे। उसने अपराध नहीं किया, लेकिन पुलिस को ऐसी जानकारियां, खुफिया जानकारी उसके पास है, उनको पता है ये आदमी करेगा, तो उसको वो सजा नहीं दे रही, लेकिन अपराध होने से पहले रोकने के लिए आर्टिकल 22 कहता है प्रिवेंशन डिटेंशन, प्रिवेंटिव डिटेंशन कहते हैं इसको, यानी अपराध को होने से पहले रोक लिया जाए। इसमें कंडीशंस हैं, जैसे किसी आदमी को पकड़ लिया तो ऐसा नहीं कि पुलिस किसी को भी उठा के ले गई, जिसको आदमी को उठाते हैं ना रोकने के लिए, पहली चीज उस आदमी को कारण बताना होगा। भाई तुझे हम क्यों उठा रहे हैं, देख तेरी फोन टैपिंग की गई है, तू इससे बात कर रहा है, तू उससे बात कर रहा है, और इसमें तूने ये बातें की हैं, कारण बताना पड़ेगा क्यों पकड़ रहे हैं। दूसरा, उस आदमी को अपनी मन मर्जी के, जिससे उसका मन करे, मन मर्जी के
वकील से बात करने का मौका दिया जाएगा। अगला अपने लिए भी तो कुछ करेगा ना भाई, गलती से मेरा फोन मेरे दोस्त ने यूज कर लिया, 4 दिन से पहले मेरा फोन खो गया, कुछ भी कारण हो सकता है, तो उस आदमी को अपनी मर्जी के वकील से सलाह मशवरा करने का मौका दिया जाएगा। कारण भी बताएंगे पकड़ते टाइम और मनमर्जी के वकील से बातचीत का मौका भी देंगे। इसके बाद जब ये आदमी आएगा ना, जैसे मान लो किसी को यूपी से पकड़ के लाए और दिल्ली की पुलिस पकड़ के लाई, तो कहते हैं आने जाने का टाइम घटा देंगे, 24 घंटे के अंदर अंदर इसकी मजिस्ट्रेट के सामने पेशी होगी, मजिस्ट्रेट के सामने। क्यों? क्योंकि पुलिस लाके वरना मारे पीटे गलत कुछ इस तरह का करे, वो इलीगल है ना, वो ठीक नहीं है, अपराध है। तो जब ये पकड़ के लाया जाएगा, अगर मान लो कोई कर्नाटक से पकड़ के लाई है दिल्ली पुलिस, तो कर्नाटक से तो आने में ही अगले को 2-3 दिन लग गए, या कम से कम 1 दिन अगर प्लेन में भी आया, तो उस दिन को आने जाने के टाइम को माइनस कर देंगे, उसको 24 घंटे में नहीं गिनेंगे। जैसे ही वो दिल्ली पहुंचा, उस 24 घंटे, वहां से 24 घंटे के अंदर अंदर उस अपराधी, जिसको समझा जा रहा है पता नहीं अपराधी है नहीं है, उस आदमी की पेशी करनी पड़ेगी मजिस्ट्रेट के सामने, और फिर वो बयान देगा। समझ में आ रहा है? इसने अपराध किया नहीं है, लेकिन शक है पुलिस को कि अपराध करने वाला को बड़ा कांड करेगा, तो उससे पहले, अपराध होने से पहले रोकने का काम है ये। इसलिए इसको कहते हैं प्रिवेंटिव, या प्रिवेंशन भी कह देते हैं। प्रिवेंशन क्या होता है? प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, सुना होगा ना, कि बाद में इलाज ना करना पड़े, उससे पहले ही अपनी चौकसी बरतें। हैं। तो बाद में वो क्राइम कर देगा, फिर वहां जाने का क्या फायदा? पहले ही हम लोग डिटेंशन, उस आदमी को रोक लें, उस आदमी को अपने अंडर कंट्रोल में कर लें जो क्राइम करने वाला है बड़े स्तर का। लेकिन उस आदमी के लिए भी थोड़ा सोचा गया, उस आदमी को कारण बताना पड़ेगा, मनमर्जी के वकील से वो बात कर सके, और 24 घंटे के अंदर अंदर उसकी पेशी करनी पड़ेगी मजिस्ट्रेट के सामने। फिर मजिस्ट्रेट बताएगा कि इसको रिमांड पे लेना है या इसको छोड़ देना है या ये गलत पकड़ा गया। ठीक है, तो इस तरह से पुलिस भी सेफ हो गई और आदमी भी सेफ हो गया। अगर ये अधिकार ना हो तो आदमियों को खूब पीटे पुलिस और पेशी ना करे, 10 दिनों पीट पीट के उनसे कहे कि हाँ बोलो मैंने किया है, गलत हो जाएगा ना। तो ये 3 चीजें दिखाती हैं कि वो आदमी भी सेफ है। अगर वो सच में क्रिमिनल नहीं है तो वो सेफ है, लेकिन पुलिस भी एक्टिव है और उसे पता चल गया ये आदमी मर्डर करने वाला है किसी बड़े आदमी का, या ये कोई बॉम्ब ब्लास्ट करने वाला है, और वो बैठी रहे तो वो भी गलत है। इसलिए प्रिवेंटिव डिटेंशन इसको कहते हैं, यानी अपराध को होने से पहले रोकने का तरीका है। इसमें ना किसी आदमी को जब पकड़ा गया, मान लो हो गया कि ठीक है भाई ये अपराध करने वाला था, तो ऐसा नहीं कि जीवन भर जेल में रखोगे, उस आदमी को हद से हद 3 मंथ्स तक, 3 महीने तक रोका जा सकता है। अगर मान लो कोई खतरनाक ही आदमी है और लग रहा है कि यार ये तो जो है ना देश में बवाल मचवा देगा, तो 3 महीने बाद फिर से एक प्रतिवेदन बोर्ड होता है। एक बोर्ड में बहुत सारे आदमी बैठते हैं, ऐसे न्यायाधीश टाइप के और सारे जानकार लॉ एंड ऑर्डर वाले जिनको ज्ञान होता है। फिर इनके सामने दोबारा से अर्जी डाली जाती है, और अगर उन्हें ठीक लगता है तो इस आदमी का टाइम जो है उसको बढ़ाया जा सकता है। यानी उस आदमी को अपराध करने नहीं देना, उससे पहले ही पकड़ लेना, उसको अपने अंडर ले लेना। इसके लिए आर्टिकल 22 है। ये पुलिस का भी फायदा है, ये समाज का भी फायदा है, और ये उस आदमी की भी सेफ्टी है। कल को मान लो वो आदमी जो है गलत रास्ते पे जा रहा था किसी कारण से, और अब वो पकड़ा गया और इस कारण जो है वो ठीक है रास्ता बदल गया। बहुत सारे लोग ब्रेन वॉश हो जाता है ना, भाई आतंकवादी होते नहीं, बना दिए जाते हैं। हर कोई पैदा आतंकवादी थोड़ी होता है। उस कंडीशन में ये काम आ सकता है और इंसान अपना रूट बदल भी सकता है। ठीक है, तो आर्टिकल 22 है। जो 20 था ना वो अपराध के बाद लगता था, और जो 22 है ये अपराध होने से पहले लगता है। तो यहां जाके खत्म हो जाता है हमारा। किसकी बातचीत हो रही थी? ये थी स्वतंत्रता की बात। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का अधिकार कहां से कहां तक था? ये 19 से लेके 22 तक। समानता का अधिकार कहाँ था जो कानून के सामने और इन सब के सामने थी? ये था हमारा 14 से लेके 18। 14, 15, 16, 17, 18 जबानी याद हो। 14 विधि के सामने, 15 जाति नस्ल भेदभाव नहीं करना, 16 पदों में नियोजन, लोक नियोजन, नौकरियों में, 17 अस्पृश्यता का, 18 उपाधियों का, 19 थी आजादी। कैसी आजादी? 19 ABCD याद होंगे ना। ए क्या थी? विचारों की, प्रेस की, और उसमें ही था ये अपना RTI भी, राइट टू इंफॉर्मेशन, और झंडा फहराने का अधिकार भी। 19B था बिना अस्त्र शस्त्र। C था समुदाय या संघ बनाना। D दिल्ली घूमने जाना यानी आवागमन की। E था रेजिडेंस, निवास की। F हटा दिया, पहले वहां था मौलिक अधिकार संपत्ति का, हटा के 300A में ले गए। G में था जो G में आए,
रोजगार करो, काम धंधा करो, नौकरी करो, तुम्हारी मर्जी। 20 में था अपराधी को पकड़ लिया, एक गलती के लिए एक बार सजा दोगे, जिस टाइम गलती की उस टाइम के कानून के अकॉर्डिंग सजा दोगे, अपने खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। ये 20 था, अपराधी के लिए था ये। अब 22 वाले में अपराध हुआ नहीं है। फिर 21 मैंने पढ़ाया जीवन का संरक्षण, 2014 में कह दिया जीवन का संरक्षण जानवरों के लिए भी है। 21A में RTE आया, 6 से 14 साल का, पहली से 8वीं का, और वो 86वां संविधान संशोधन पेरेंट्स की जिम्मेदारी या कर्तव्य बना 2002 में, और बच्चों के लिए एक्ट आया 2009 में और लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 को। ये था 21A। और 22 में मैंने पढ़ा दिया कि अपराधी को पहले, अपराध किया नहीं अगले ने, पहले ही उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन कर लो, उसको रोक लो, लेकिन कारण बता देना, अगले का फोन वो करना चाहे वो करवा देना, और जब भी वो पकड़ा जाए आने जाने का समय माइनस करके 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेशी। फिर मजिस्ट्रेट डिसाइड करेगा कि इसकी गलती है, ये अपराध करने वाला था कि नहीं था। ठीक है, चलिए 22 तक हुआ। अब अगली बात करते हैं तीसरा अधिकार। 6 अधिकार है ना हमारे पास। शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी कोई हमारा एक्सप्लॉयटेशन ना कर पाए, ये लिखा हुआ है 23 और 24 में, सिर्फ 2 आर्टिकल। क्या लिखा है जान लो। आर्टिकल 23 कहता है किसी भी इंसान को या बच्चे को भी, किसी भी औरत को जबरदस्ती, बलात् मतलब होता है जबरदस्ती, बलात् श्रम पे या जबरदस्ती बेगारी के काम पे, यानी बिना पैसे दिए काम पे लगाना या लगातार दिन रात उससे काम करवाना, ये इल्लीगल है। ये हमारा मौलिक अधिकार है कि हम लोग अपनी मर्जी से काम करें, 8 से 10 घंटे से ज्यादा हम लोग काम ना करें। अगर इससे ज्यादा कोई लगातार काम करवाता है तो वो शोषण कर रहा है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार है अधिकार 23। बहुत सारे बच्चे, आजकल बच्चे बड़े स्मार्ट हैं, वो घर में काम करते टाइम कहते हैं आप तो हमसे बाल मजदूरी करा रहे हो। घर के काम बाल मजदूरी में नहीं आते। अगर किसी बच्चे के पिताजी अंडे की रेहड़ी लगाते हैं, किसी के पिताजी जो है सब्जियों की रेहड़ी लगाते हैं फल की, और वो बच्चे को खड़ा कर देते हैं, तो ये बाल मजदूरी नहीं है, ये वो बच्चा अपने घर की आर्थिक स्थिति में मदद कर रहा है। अगर कोई बच्चा अपने घर में झाड़ू पोछा करवा रहा है, कोई अपने घर में कपड़े धो रहा है या पिताजी की मदद करवा रहा है खेत में, तो ये बाल मजदूरी नहीं है। ये आर्टिकल इसकी बात नहीं करता। कहीं कोई सोचे कि पेरेंट्स काम ही ना करा ले, काम कराने का पूरा हक है पेरेंट्स का। जिनके पास आप रहते हैं उनका पूरा हक है कि वो आपसे काम भी ले सकें, लेकिन जबरदस्ती 24 घंटे काम कराना, पेट भर खाना ना देना, ये बलात् श्रम है, जबरदस्ती का श्रम। घर के काम इसमें नहीं आएंगे, उतना आपकी जिम्मेदारी है। तो आर्टिकल 23 कहता है कोई जबरदस्ती बेगारी कराए कि भाई हमारे यहाँ तू बंधुआ मजदूर रहे और तू बिना पैसे के काम करेगा, तेरी पुश्तें भी काम करेंगी, ये नहीं है, इल्लीगल है। बलात् मतलब जबरदस्ती का श्रम करवाना, बेगारी करवाना, अब इल्लीगल है, पुलिस पकड़ लेगी। आर्टिकल 24 कहता है 14 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं, अभी मैंने क्या कहा, गारंटी ली थी अगलों ने 6 से 14 साल की, तो 14 से कम उम्र के बच्चे यानी जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उन्हें कभी भी किसी भी तरह के खतरनाक काम पर नहीं लगाना। जैसे बम बनाने की फैक्ट्री में, पटाखे बनाने की फैक्ट्री में, या कोई इस तरह की जो बीमारी ग्रस्त होते हैं ना, कुछ कामकाज होते हैं जिनमें बीमारी लगनी ही लगनी होती है। कुछ ऐसे कामकाज हैं जैसे ये जो होता है ना, पेंट और गार्निश वगैरह का काम होता है, जो ये अलमारियों पे स्प्रे वगैरह होते हैं, जो इसमें लंबे टाइम तक रहते हैं ना, 100% उन्हें कैंसर या इस तरह की बीमारियां होनी होनी है, क्योंकि 24 घंटे वो पेंट जो अंदर जा रहा है उसका कहीं ना कहीं इफेक्ट आएगा। तो वो कहते हैं 14 साल से कम उम्र के बच्चे को किसी भी खतरनाक काम पे, किसी खदान में या पटाखे बम की फैक्ट्री में या केमिकल्स टाइप जहां कामकाज होता है, ऐसी फैक्ट्री में आपको नहीं लगाना। कितने से कम के? 14, 18 की बात नहीं कर रहा है, 24 कहता है 14 की बात। एक जैसे लगेंगे 4 तो 14 साल से कम उम्र के बच्चे की गारंटी कौन सा आर्टिकल ले रहा है? 24। 23 ने क्या कहा? बलात् श्रम नहीं करवाओगे, लेकिन अगर राष्ट्र को जरूरत पड़े, किसी कारण देश में अचानक से मानो ऐसा लगे कि ओहो आर्मी और ये सब चीजें कम पड़ गई हैं, और तो वो तुरंत कहे कि भाई सबको आना है जिनकी उम्र 14 से ऊपर है, तब आप ये नहीं कह सकते कि मैं क्यों जाऊं, आर्टिकल 23 कहता है कि बलात् श्रम नहीं करो। अगर देश की, राष्ट्र की रक्षा के लिए आपको बुलाया जाएगा तो आपको जाना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। हाँ, कोई जबरदस्ती के काम आपसे करवाता है तो आप आर्टिकल 23 के तहत उसके खिलाफ कार्यवाही कर सकते हैं। तो 23 और 24 किसके विरुद्ध हैं? शोषण के विरुद्ध हैं। 24 14 साल की बात करता है, 23 कहता है कि बलात् श्रम नहीं करवाना। ये जो बहुत सारे लोग होते हैं ना, ये गरीब इलाकों से, बिहार, उड़ीसा साइड से, झारखंड से बहुत सारी बेचारी औरतें, बच्चे अपने घरों से भाग आते हैं, परेशान होते हैं, वो दुखी होते हैं क्योंकि खाने को भी नहीं मिलता। फिर ये आके कहीं फैक्ट्रियों में काम करने लगते हैं, इनसे 10-10 20-20 घंटे लगातार काम कराते हैं, बहुत थोड़े पैसे देते हैं, वो भी मालिक अपने पास रखते हैं कि कहीं भाग ना
जाए, तो ये गलत है, इसे कहते हैं बलात्श्रम। इसके खिलाफ कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 23। लेकिन जिनको इनकी जरूरत है ना जानने की, वो इतना पढ़ ही नहीं पाते। ये आप और मैं पढ़ रहे हैं जिनके ऊपर कोई ऐसा श्रम थोपने नहीं वाला। ये बेसिक नॉलेज होनी चाहिए उन बेचारे गरीब लोगों को जो फैक्ट्रियों में कहीं ना कहीं बलात्श्रम से पीड़ित हैं, लेकिन उनको बताएगा कौन? तो ये संविधान जैसी पढ़ाई होनी चाहिए ना, वैसी पढ़ाई है नहीं। जिसको बताया जा रहा है उसके काम का नहीं है, जिनको पता होना चाहिए उन्हें ज्ञान नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ गया हमारा 25, 26, 27, 28 धार्मिक स्वतंत्रता है। ये हम अच्छी तरह जानते हैं कि इंडिया जो है, देश जो है हमारा, ये सेक्युलर है, धर्मनिरपेक्ष है। इंडिया का अपना कोई धर्म नहीं है, यहाँ सब धर्म बराबर हैं। लिखने से बात नहीं बनेगी, सब धर्म बराबर हैं। लेकिन क्या यहाँ मंदिर मस्जिद बन सकते हैं? गुरुद्वारे गिरजाघर बिल्कुल बन सकते हैं। ये 4 आर्टिकल जो मैं बताने जा रही हूँ, 25, 26, 27, 28 गारंटी देते हैं इस बात की कि आप सब आजाद हैं। जिसका मन करे मंदिर बनवा सकता है, अगर आपके पास भाई लीगली जमीन है तो। अब ध्यान से सुनो, 25 क्या कहता है, इसको मैं अगले पेज पे एक एक करके समझाती हूँ। 25 कहता है मनमर्जी है। मैं ये बिल्कुल जनरल शब्द यूज करती हूँ ताकि आपको याद रह जाए। मनमर्जी है, आप किसी भी धर्म को अपना लो, ऐसा बिल्कुल नहीं लिखा। ये सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए है। अभी भाषा जब पढ़ूंगी तो तुम्हें दिखेगा बहुत टफ है, वैसे समझने के लिए ये तरीका है। आपकी हर एक की मनमर्जी, आप जिस धर्म को चाहें, जो आपको अच्छा लगे, आप उस धर्म को अपना लें। आपको लगता है कि यार ये मैंने गलती कर दी, मुझे इस धर्म में नहीं होना था, मुझे धर्म चेंज करना है, आपकी मर्जी है। आप चाहें तो अपना धर्म परिवर्तन कर लें। लेकिन अगर धर्म परिवर्तन जबरदस्ती कराया जा रहा है, कोई संस्था या आपका राज्य जबरदस्ती आपका धर्म, कोई मान लीजिए संस्था है या कोई बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, आपका राज्य है, अगर ये जबरदस्ती धर्म का परिवर्तन करा रहे हैं ना, तो इनके खिलाफ कार्यवाही है। एक आदमी अपनी मर्जी से धर्म बदले, उसका परिवार बदले, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन याद करो, जैसे औरंगजेब ने धर्म बदलवाए थे, जैसे पुराने टाइम में फिरोज शाह तुगलक धर्म बदलवाता था, ये धर्म बदलवाना अब नहीं चलेगा। अगर कोई भी राज्य, कोई भी सरकार, कोई भी संस्था अगर आपके ऊपर दबाव डालती है किसी विशेष इलाके के लोगों के ऊपर कि धर्म बदलो, तो ये इलीगल है। ये आपका मौलिक अधिकार है। जिस धर्म में आपका इंटरेस्ट हो, आप उस धर्म को अपनाइए। आप अपने परिवार से भी अलग धर्म को अपना सकते हैं, आपकी मर्जी है। आपको लगे कि मैंने गलती कर दी धर्म अपनाने में, मुझे नहीं है, वापस चले जाओ। सब कुछ आपके हाथ में है, ये लिखित में है। राज्य या संस्था किसी धर्म का परिवर्तन नहीं करवा सकते जबरदस्ती में। आदमी अपने आप बदल सकता है। मनमर्जी का धर्म अपनाए, किसी भी धर्म को, यहाँ सब धर्म बराबर है। एक बात, इस मनमर्जी में कुछ एग्जाम्पल दे देती हूँ। जो लोग सिख धर्म को मानते हैं, वो लोग कृपाण धारण कर सकते हैं। कृपाण भी तो एक हथियार टाइप ही है ना, लेकिन इसको आप उसमें नहीं गिनेंगे कि बिना अस्त्र शस्त्र वाले में। जब इनके ये जो प्रोसेशंस होते हैं, जब इनकी यात्राएं होती हैं, तो आपने देखा होगा कुछ लोग बिल्कुल प्रॉपर सिख वाली पगड़ी और वो सब बांध के, कड़ा और वो सब पहन के, और फिर वो कृपाण भी धारण करते हैं। काफी सारे लोग ऐसा करते हैं। ये इस आर्टिकल में है कि भाई इनको आजादी है, इनके धर्म की जो मान्यताएं हैं, कच्छा, कृपाण, कंघा, केश, कड़ा, ये 5 थे ना, 5 का धारण करना, तो ये कर सकते हैं, इनके ऊपर कोई मनाही नहीं है। एक एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल, हम सब जानते हैं जैन धर्म में कोई भी आदमी अगर उसको लगता है कि मुझे अपने कर्मों, जो मैंने कुछ गलत कर्म किए, कोई पाप कर दिया, उसका मुझे फल यहीं भुगत लेना चाहिए, तो वो जिंदा रहते रहते संथारा या संलेखना, ये विधि है। इसमें ना आदमी अपने आप को कष्ट देता है, अपने शरीर को, भूखा प्यासा रहता है, अपनी चमड़ी जो शरीर है इससे बाल निकालता है। जिंदा आदमी भूखा रहते 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 जब तक मर ना जाए, उस हद तक भूखा रहना, प्यासा, भूखा, धूप में लेटना, मतलब अपने आप को कष्ट देना। ये विधियां एक तरह से आज की भाषा में अगर देखें, बहुत लोग कहते हैं ये तो सुसाइड का ही तरीका है। बिल्कुल है, लेकिन इस धर्म में इसको सुसाइड नहीं माना गया और इसकी इज्जत की जाती है। तो एक राज्य ने तो इसके ऊपर वो भी कर दिया था कि भाई ये गलत तरीका है और ये सुसाइड का ही फॉर्म है, लेकिन फिर हाई कोर्ट से ऑर्डर निकला कि ये सुसाइड नहीं है। अगर किसी धर्म की खास कुछ प्रथाएं पुराने टाइम से चलती आ रही हैं और उसमें कि भाई बहुत बड़े स्तर पे लोग वैसा नहीं कर रहे हैं, और कौन रोज रोज संलेखना कर रहा है, बहुत मुश्किल काम होता है, बहुत विल पावर हो तो ही कर पाते हैं। बड़े बड़े राजाओं ने किया था, चंद्रगुप्त मौर्य उनमें से एक थे। तो इस तरह की चीजों पर बैन लगाने की कोशिश की, पर हाई कोर्ट ने मना कर दिया कि नहीं, ये गलत नहीं है। मैंने एग्जाम्पल दे दिए ताकि आप इसको समझ सकें कि मनमर्जी का धर्म है। धर्म
धर्म की कुछ बातों को मना नहीं किया गया, संथारा को मना नहीं किया, संलेखना को मना नहीं किया, कृपाण धारण करने को। अब कई लोग पूछते हैं कि क्या 3 तलाक इसमें नहीं आएगा, क्योंकि वो भी तो इस्लाम धर्म में ही है। तो मैं आपको बता दूं, इस्लाम धर्म में 3 तलाक का टॉपिक ही नहीं है। ये तो खुद बना लिया किसी किसी देश के मुसलमानों ने, जो कि इलीगल है, इसीलिए 3 तलाक को इलीगल करार दिया गया। जो इस्लामिक ओरिजिनल इस्लामिक कंट्रीज है ना, वहां 3 तलाक की प्रॉब्लम थी ही नहीं। इंडिया जैसों में थी जहां की इस्लाम 100 साल बाद एंट्री करके आया था। तो 3 तलाक लॉजिकली इस्लाम धर्म में कहीं मेंशन नहीं है, इसीलिए इसको हटा दिया गया। जैन मेंशन है, इनको नहीं हटाया। सिखों की कृपाण को नहीं हटा सकते, क्योंकि वो उनका धार्मिक अधिकार है, और धर्म का अधिकार हमने मौलिक अधिकारों में लिखा हुआ है। उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा। ये 25 में लिखा है, क्या लिखा है? जिसके मन में जो आए उस धर्म को अपना लो, चाहो तो अपना धर्म बदल लो, लेकिन अगर जबरदस्ती कोई तुमसे धर्म बदलवाता है, चाहे वो राज्य है, देश है या कुछ भी है, तो तुम उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। इसीलिए इंडिया हिंदू राष्ट्र बन नहीं सकता, क्योंकि इंडिया का आर्टिकल 25 कहता है कि सबके धर्म को बराबरी का महत्व दिया जाएगा। 25 में मैंने एग्जाम्पल क्या दिए? जैन का, सिखों का और इस्लाम का। ओरिजिनल इस्लाम 3 तलाक के खिलाफ था, इसीलिए 3 तलाक हमने इलीगल करार दे दिया। ये लिखा है 25 में। अब 26 में देखो क्या लिखा है। 26 में लिखा है, तुमने कोई धर्म अपना लिया जो तुम्हारे मन में आया, तुम उस धर्म को आगे बढ़ाने के लिए अपनी संस्थाएं बना सकते हो। यहाँ संस्थाओं से मतलब है, हिंदू लोग चाहें तो मंदिर बना लें, मुस्लिम चाहें तो मस्जिद बना लें, मस्जिद, या चाहें तो लोग ईसाई जो लोग हैं वो गिरिजाघर बना लें। अब ये सारे होते हैं ना हमारे यहाँ तो। और जो अपने सिख भाई बंधु हैं वो अपना गुरुद्वारा बना लें। ये कहाँ लिखा गया है? भैया अपने पैसे हैं तुम्हारे पास, जमीन है तुम्हारे पास, तुम्हारे धर्म के लोगों ने पहले कभी जमीनें इस तरह की इकट्ठी कर रखी हैं, तो बेशक बनाओ। अब राम मंदिर का एग्जाम्पल जो है, भाई उस जमीन पर था, वहाँ बीच में बाबरी मस्जिद बना दी। यानी मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर और ये जो हमारे गुरुद्वारे हैं, इनके बनने का प्रावधान है। पर ये नहीं मार काट के तू इसका तोड़ा उसका बनाई, ये नहीं करना। लेकिन हाँ, इनको बनाने का अधिकार है, इसकी मैनेजमेंट का भी अधिकार है। आप सब कुछ वहां मैनेज कर सकते हैं, बड़ी संस्थाएं बना सकते हैं। 26 कहता है, तो 25 ने क्या आजादी दी? जो मन करे वो धर्म अपना लो, धर्म जबरदस्ती कोई तुमसे नहीं बदलवा सकता। अलग अलग धर्मों के एग्जाम्पल मैंने दे दिए। 26 ने कहा कि इस धर्म को आगे बढ़ाने के लिए मंदिर बनाओ, मस्जिद बनाओ, जैसा तुम्हारा मन करे। 27 कहता है, बेशक बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर कोई भी संस्था जिसका कि पैसा राज्य से आता है, मैंने कल परसों आपको डिफाइन किया था राज्य का मतलब क्या। आर्टिकल 12 में लिखा है, हर वो चीज राज्य में आती है जिसका पैसा जनता ने दिया है, जिसका पैसा तुमने और मैंने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दिया है। यानी कोई भी चीज अगर सरकारी, हम कहते हैं सरकारी है, अरे सरकारी कुछ नहीं है, सब हमारा है, क्योंकि सरकार के पास तो 1 रुपया भी नहीं है, जनता का पैसा है, सरकार का कुछ नहीं है अपना। तो जो भी चीज राज्य से पैसा लेती है, यानी हम जनता के टैक्स का पैसा अगर यूज करती है कोई भी संस्था, तो उसमें कभी भी किसी धर्म विशेष की शिक्षा नहीं दी जा सकती। धर्म विशेष की शिक्षा नहीं देनी अगर पैसा राज्य का लगा है। जैसे मान लीजिए सरकारी स्कूल, राज्य का पैसा खाते हैं ना, वो सारा राज्य का पैसा लगता है, चाहे बिजली है, चाहे पानी है, चाहे टीचर्स की सैलरी है, या कमरे बनते हैं, वहां पे किसी विशेष धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। ये लिखित में है 27 में। 28 कहता है, तो इसको आप समझ जाना, स्कूल वगैरह की मेनली, जैसे एक कोई कीवर्ड पकड़ लोगे ना तो तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी। 28 कहता है, किसी स्कूल में जिसको कि पैसा राज्य से मिलता है, जो सरकारी मान लो, अगर वहां पे कोई भी अनुष्ठान कराया जा रहा है, मान लीजिए अब जैसे नए साल पे, नए सेशन पे बहुत सारे स्कूल्स ना यज्ञ करा देते हैं, अगर ऐसा कराया जा रहा है और उसमें कोई बोला जा रहा है जय सिया राम, जय हनुमान, तो वो स्कूल की संस्था किसी भी बच्चे को अगर वो इसमें हिस्सा नहीं लेना चाहता तो बाध्य नहीं कर सकती। ठीक है, ये मुस्लिम कम्युनिटी पे भी है, हिंदुओं पे भी है, सिख पे भी है, ईसाई पे भी है। ये मैंने एक एग्जांपल जय श्री राम का दिया, लेकिन एग्जांपल बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, तो अब ये इस बात को समझो, 4 चीजें हैं। पहली ने क्या कहा? सबकी मर्जी अपना धर्म अपना ले, बदले, राज्य जबरदस्ती नहीं कर सकता। सिख कृपाण रख सकते हैं, जैन संथारा संलेखना से अपने प्राण त्याग सकते हैं, लेकिन 3 तलाक इस्लाम का नहीं है बेसिक, इसलिए उसको हटा दिया गया। ठीक है, 26 कहता है कि इन सब चीजों को आगे बढ़ाने के लिए आप मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघर बना सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि मार काट के दूसरे की तोड़ के बनानी है। अपनी प्रॉपर्टी आपके धर्म के पास है, बना लीजिए।
अगला क्या कहता है, अगर किसी संस्था को देश से या राज्य से पैसा मिलता है, वो सबका साझे का पैसा है, सारे देश की जनता का टैक्स का पैसा है, तो वहां पे आप कोई धार्मिक पाठ नहीं पढ़ाएंगे कि अपनी माइथोलॉजिकल कोई इस तरह की चीजें थोपेंगे कि ये पढ़ना ही पढ़ना है। 28वां क्या कहता है कि अगर कोई अनुष्ठान या कोई इस तरह का कार्यक्रम हो रहा है और बच्चा नहीं बोलना चाहता, वो शब्द नहीं यूज करना चाहता, उसके धर्म विशेष में मान लीजिए नहीं यूज किए जाते, वो मना कर रहा है, तो आप उसको मार पीट नहीं सकते, गलत होगा। अब थोड़ा एग्जाम्पल देती हूँ। इन्हीं बातों के ऊपर तमिलनाडु और यूपी में कुछ लोगों ने बहस की। तमिलनाडु में राष्ट्रगीत कौन सा है हमारा? राष्ट्रगीत है हमारा, राष्ट्रीय भी लिख देते हैं, राष्ट्रगीत भी, नेशनल सॉन्ग कौन सा है अपना? वंदे मातरम। ये गाया जा रहा था, तो कुछ लोगों ने कोर्ट में केस किया, बोले जी क्यों गाया जा रहा है, हमारे बच्चे नहीं गाएंगे, क्यों गाए हम वंदे मातरम? कोर्ट में गया, हाई कोर्ट में केस। हाई कोर्ट ने कहा वंदे मातरम किसी खास इसका धर्म का थोड़ी गीत है, वंदे मातरम भारत के लिए है, और तुम भारत में रहते हो, किसी भी धर्म के हो, इसको गाना कंपलसरी है। तो तमिलनाडु के हाई कोर्ट ने क्या कहा कि वंदे मातरम किसी विशेष, जैसे बहुत लोगों ने इसको हिंदुओं से जोड़ दिया, जबकि वंदे मातरम तो बंगाली भाषा में है और इसका मतलब है अपनी माँ को, इस जन्मभूमि को हम नमन करते हैं, तो इसको हिंदू धर्म से जोड़ना गलती थी। और ऐसा तमिलनाडु के हाई कोर्ट ने कहा कि वंदे मातरम गाने में कोई धर्म तुम्हारा भ्रष्ट नहीं होता, जैसे कुछ लोगों ने कर दिया जो इस्लाम धर्म के थे या किसी और धर्म के, तो वहां से ये डिसीजन आया कि ये थोड़ी है कि ये हिंदू धर्म का है, ये तो पूरे देश का गाना है और सब बराबरी से गाएं, क्यों ना गाएं। यूपी में कुछ इलाकों में मदरसे ज्यादा हैं, आप जानते हैं ना, यूपी में जनसंख्या कुछ इलाकों में बाहुल्य इस्लाम धर्म वाले हैं, कुछ में हिंदू धर्म वाले। अच्छा, माइनॉरिटी क्या होती है? माइनॉरिटी का मतलब होता है अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक मतलब ऐसे लोग जिनकी संख्या कम हो। एक एग्जाम्पल देती हूँ, यूपी के दो इलाके मान लीजिए ए और बी, यहाँ 80% हिंदू हैं और 20% इस्लाम धर्म वाले हैं, यहाँ 70% इस्लाम धर्म वाले हैं बी में। अब यहाँ कितने थे इस्लाम वाले? 20, यहाँ 30% है हिंदू, तो इसका मतलब क्या हुआ? अल्पसंख्यक देखें तो ए में इस्लाम अल्पसंख्यक है और बी में हिंदू इस्लाम बहुसंख्यक है, लेकिन फिर भी इस पूरे इलाके में इस्लाम ही अल्पसंख्यक कहलाएगा। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी क्षेत्र विशेष से अल्पसंख्यक नहीं बनते, अल्पसंख्यक पूरे देश की जनसंख्या के आंकड़े में मापा जाता है। और सुप्रीम कोर्ट ने हमारे देश में 6 कम्युनिटीज को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया। पूछ लेंगे अल्पसंख्यक का दर्जा कौन देता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अल्पसंख्यक एक तो पहली चीज कुल आबादी में से निकाले जाते हैं। किसी इलाके में अगर 90% मुस्लिम है ना और 10% हिंदू, तो भी हिंदू वहां अल्पसंख्यक नहीं है। अगर किसी इलाके में हिंदू 80% है और 20% मुसलमान, तो मुसलमान वहां अल्पसंख्यक हैं। पर हिंदू अगर 5% भी हैं तो अल्पसंख्यक नहीं। क्यों? क्योंकि इंडिया में हिंदू 80% से ज्यादा है। सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर है। कुल आबादी में प्रतिशतता, कुल का मतलब पूरे भारत से है, एरिया विशेष से नहीं। तो इंडिया में मुस्लिम है जो इसमें आते हैं माइनॉरिटी में, सिख हैं, क्रिश्चियन जिसको आप कहते हैं ईसाई, जैन हैं, बौद्ध हैं और पारसी हैं। ये लिखित में हैं, आपके 6 हैं हमारे देश में। हम क्या बोलते हैं? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ना, हिंदुओं को हटा दो, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, ये 6 माइनॉरिटी हैं। माइनॉरिटी पूरे देश की जनसंख्या से मापी जाती है, ना कि किसी एरिया विशेष से। तो हुआ क्या, यूपी के एक मुस्लिम बाहुल्य इलाके में मदरसों में राष्ट्रगान गाने के ऊपर लेके बवाल मच गया। मदरसे आप जानते हैं इस्लाम धर्म की सारी शिक्षा देते हैं। देखो, खराब कोई नहीं है, सब अच्छे हैं, हर कोई अपना बेस्ट करता है। अब यहाँ पे मदरसे में कुछ लोगों ने कहा कि भाई राष्ट्रगान क्यों गाया जाए, राष्ट्रगान जो है उसको हिंदुस्तान भाई मतलब मेन हिंदू से जोड़ दिया। तो यूपी में हाई कोर्ट में ये मामला पहुंचा, मुस्लिम कुछ कम्युनिटी ने केस किया और हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि राष्ट्रगान किसी धर्म विशेष का थोड़ी है, ये तो पूरे देश का है। तो आपको गाने में क्या दिक्कत है? जब आप रहते यहीं हो तो राष्ट्रगान गाने में क्या दिक्कत है? और यूपी की सरकार इसी पक्ष में थी कि यहाँ भी राष्ट्रगान गाया जाए। तो देखो, 2 इंपॉर्टेंट बातें बता दी। तमिलनाडु में वंदे मातरम गाना कर दिया, लोगों ने कहा, ये कुछ लोगों ने, कि ये हमारे धार्मिक अधिकार के विरुद्ध है, क्योंकि आर्टिकल 28-29 कहते हैं कि जबरदस्ती हमसे नहीं गवा सकते। तो हाई कोर्ट ने कहा ना तो ये किसी धर्म विशेष का गाना और ना ये जनगण मन, ये देश के गाने हैं, देश के गीत हैं, तो इसीलिए इसको गाने में तुम्हें क्या दिक्कत है? तुम इसी देश के आदमी हो ना, तो क्या दिक्कत है? और जब यहीं रहते हो, यहीं से सब कुछ तुम्हारा चलता है, तो तुम्हें वंदे मातरम बोलने में क्या दिक्कत है या जनगण मन गाने में क्या दिक्कत है? 2 एग्जाम्पल दिए, पेपर में आ जाते हैं। किस राज्य ने वंदे मातरम को ये कहा था कि वो गाना कंपलसरी, मतलब गाना पड़ेगा आपको, इसमें आप मना नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि ये मेरे अधिकार का हनन है।
इसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं है। ठीक है, चलिए वापस आते हैं। मैं आपको 26, 27, 28 पढ़ा रही थी, उम्मीद करती हूँ समझ में आ गए होंगे। 25 क्या कह रहा था? 25 ने कहा धर्म की मन मर्जी, धर्म परिवर्तन तुम्हारी मर्जी, कोई जबरदस्ती करवाएगा तो सीधे सुप्रीम कोर्ट का रास्ता, सिख कृपाण रख सकते हैं। ये जैसे ना, ये समझने की बातें हैं, पेपर में आ जाएगा कि 3 तलाक क्या आर्टिकल 25 के तहत गलत है? नहीं, 3 तलाक का तो इस्लाम में है ही नहीं ओरिजिनल में, ये तो लोगों ने खुद बना लिया। इसके बाद 26 क्या कहता है? अपने धर्म को आगे बढ़ाना है, भाई तुमने मर्जी से धर्म अपना लिया, उसके लिए संस्थाएं बना लो, मंदिर मस्जिद जो मन करे बनाते रहो, गुरुद्वारा या जो भी है। 27 कहता है अगर कोई संस्था राज्य से पैसा लेती है तो उस संस्था को धार्मिक शिक्षा नहीं देनी। भाई ये नहीं कि नहीं हम एक किताब अपनी इस्लाम धर्म की पढ़ाएंगे या हिंदू, नहीं, उसमें तुम जबरदस्ती नहीं कर सकते। 28 कहता है अगर कोई राज्य का कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल, संस्था पैसा लेती है राज्य से और वहां जबरदस्ती किसी भी धर्म से जुड़े नारे लगवाते हैं और कोई नहीं लगा रहा तो फिर उस बच्चे की मर्जी है। ये लिखा हुआ है इन सब में। फटाफट से आगे बढ़ते हैं। तो तमिलनाडु ने राष्ट्रगीत के ऊपर लिखा और यूपी ने राष्ट्रगान के ऊपर। अब अगला देखो, अगला ये अब चेंज हो गया। हमने 3 पढ़े ना, अभी मैंने क्या पढ़ाया तुम्हें? देखो इससे पहले मैंने तुम्हें अधिकारों के एक बार दोबारा से देख लेते हैं। देखो ये अनुच्छेद भी, ये देखो यहाँ थे हम, धार्मिक स्वतंत्रता 25 से लेके 28 तक, सबकी समझ में आ गया होगा। अब 5वां है, धार्मिक स्वतंत्रता हो गया, शोषण के विरुद्ध हो गया। अब 5वां आएगा आपका जो अल्पसंख्यकों की शिक्षा से संबंधित है, शिक्षा एवं संस्कृति। ये शिक्षा वो वाली नहीं है, शिक्षा एवं संस्कृति, एजुकेशन एंड कल्चर, इसका शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। ये शिक्षा 21 वाले में नहीं आएगी, वो अलग शिक्षा थी। फिर ये शिक्षा कौन सी है? ये सिर्फ 2 आर्टिकल्स की बात करेगा, 29 और 30 की। और ध्यान से सुनो, ये अधिकार अल्पसंख्यकों के लिए है। मैंने अभी आपको बताया अल्पसंख्यक, सुप्रीम कोर्ट बताता है टोटल पॉपुलेशन में अल्पसंख्यक जो होते हैं उनमें निकाले जाते हैं। ठीक है, तो 29 क्या कहता है? सुन लो, 29 कहता है किसी भी खास धर्म या किसी भी खास जाति या किसी भी खास ऑर्गेनाइजेशन को अपनी भाषा, अब उनकी कोई अलग भाषा है, उनकी कोई लिपि है या उनकी कोई संस्कृति है, भाई उनका खान पान, पहनावा, कल्चर, चीज़ें, अगर उन्हें लगता है कि यार ये हमारी पुराने टाइम से चली आ रही हैं और हमें ये बचा के रखनी है, तो उनको ये मौलिक अधिकार है कि वो अपनी भाषा, अपनी लिपि, अपनी संस्कृति को सेफ रख सकते हैं। कैसे सेफ रखेंगे? इसके लिए वो कोई संस्था बना सकते हैं, वो किताबें छाप सकते हैं, वो कोई स्कूल चला सकते हैं। आपको अगर पता हो, दिल्ली में ना केरलाइट स्कूल चलते हैं, वो बिल्कुल प्रॉपर केरल के कस्टम्स को फॉलो करते हैं। तो कोई भी अल्पसंख्यक जिसके मन में हो इच्छा, वो अपनी भाषा, अपनी लिपि, अपनी संस्कृति को बचा रख सकता है। इसके लिए अब बचाए कैसे जी? तो आर्टिकल 30 में कह दिया कि वो इसके लिए कोई भी स्कूल खोल सकता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी क्लब, कोई भी संस्था बना सकता है। हमारे देश में कहा भाई तुम आज़ाद हो, तुम्हारी कोई संस्कृति है ना पुरानी, बेशक उसको बचाए रखो, हमें कोई दिक्कत नहीं। फिर 30 कहता है कि जब भारत सरकार या राज्य सरकार किसी भी स्कूल को, किसी भी कॉलेज को, किसी भी यूनिवर्सिटी को पैसे देती है, ये तुम्हें पता होगा ग्रांट्स मिलती हैं, तो उन पैसों का जब बंटवारा होगा या वो कोई सुविधा देगी, मान लो राज्य सरकार हर स्कूल में एक पानी की टंकी, या एक एग्जांपल लेते हैं, अब जब भी खुलेगा कोरोना से के बाद, तो मान लीजिए राज्य सरकार कहती है चलिए हम अपने जितने स्कूल है ना अपने एरिया में, सब में सैनिटाइजर की पूरी टंकी रखवा देंगे। अब मान लीजिए इस किसी के एक एग्जाम्पल ले लिया छोटा सा, एक सोनीपत का एग्जाम्पल लेती हूँ, तो सोनीपत के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन यहाँ पे है, नगर निगम, क्योंकि ये जिला बड़ा है, तो यहाँ की म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, मान लीजिए यहाँ पे 120 स्कूल है, वो 100 स्कूलों में तो सैनिटाइजर जो मशीन कोई है भिजवा दी, लेकिन 20 स्कूलों में नहीं भिजवाई। क्यों? क्योंकि ये किसी विशेष धर्म को आगे बढ़ा रहे थे। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं मदरसा, ठीक है, या मान लीजिए कोई केरल का स्कूल कोई चल रहा है या कोई भी इस तरह का अलग हटके काम कर रहा है, तो ये कहते हैं यार हम 120 में क्यों भिजवाएं, हम अपने मेन में भिजवाएंगे। ये नहीं चलेगा, ये गलत है। राज्य से अगर किसी का पैसा आ रहा है किसी ऑर्गेनाइजेशन को और उस ऑर्गेनाइजेशन को वो पैसा मिल रहा है, उसको आगे बांटना है, तो वो इसमें डिफरेंस ना करे कि ये मेरी संस्था मेरे धर्म की थोड़ी है, मैं क्यों पैसा दूं। यानी सरकार से जितनी भी चीजें आएंगी वो सब में बराबरी से बटेंगी, चाहे वो इनके लिए काम करते हो, अल्पसंख्यकों की लिपि भाषा के लिए, आप पैसे उसको उतने ही देंगे, आप समान सुविधाएं सारी बराबर देंगे, ठीक है। तो ये एक तरह से इक्वालिटी है अल्पसंख्यकों की। पेपर में आ जाएगा कौन से आर्टिकल अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, 29 और
30। 29 क्या कहता है? ये अपने धर्म को, अपनी लिपि को, धर्म तो अलग चीज है, वो पिछले में था, अपनी लिपि को, अपनी शिक्षा को, अपनी जो इनकी संस्कृति है उसको बचा के रख सकते हैं। और उससे अगला कहता है अगर राज्य से कोई ग्रांट, कोई भी चीज आती है ना, तो इनको बराबरी के साथ ट्रीट करोगे, कम के साथ नहीं। ये हमारा 30वां हो गया। अब हमने देखो 5 कर लिए थे, वापस आ जाते हैं उसके ऊपर। ये रहा देखो, ये देखो 29 30, आपको सारे समझ में आ गए होंगे अब तक। ये लास्ट पे आ गए, छठा लास्ट, इसका नाम देखो, शोषण के विरुद्ध अधिकार। नाम देखो क्या है कि अगर कोई भी शोषण करे तो उसके खिलाफ अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण याद है यहां भी था, ये शोषण था सब लोगों का। ये शोषण क्या कहेगा? ये कहता है अगर तुम्हारे कोई भी इनमें से आर्टिकल छीने, ये तुम्हें ना दे ये हक, तो तुम सीधे पहुंच जाओ। ये संवैधानिक उपचार है। शोषण के विरुद्ध अधिकार का मतलब यहाँ है संवैधानिक उपचार, यानी इस किताब ने तुम्हारे लिए क्या किया। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी इसीलिए कहते हैं इसको। शोषण के विरुद्ध तो कौन सा शोषण? कोई अगर तुमसे ये सब छीने, तो इन सबको छीने ना दे तो सीधे संवैधानिक उपचार करो, सीधे पहुंचो, सुप्रीम कोर्ट रास्ता खोलता है। तो शोषण के विरुद्ध संवैधानिक उपचारों का अधिकार है ये, और इसको लिखा गया है आर्टिकल 32 में, जिसको अंबेडकर ने कहा था ये संविधान की आत्मा है, हृदय है। ये निकला तो डेड बॉडी है, और डेड बॉडी को कोई घर में नहीं रखता। वो जिसको इतना प्यार करते हैं उसी को लोग जला आते हैं, दफना आते हैं। तो ये किताब वेस्ट है अगर एक आर्टिकल निकाल दें। कौन सा? 32। अब देखना 30 के बाद सीधे 32 क्यों आया? क्योंकि मैंने पहले बताया कि आर्टिकल 31 मौलिक अधिकारों में नहीं है। वो कैसा अधिकार बन गया? विधिक अधिकार, वो बन गया कानूनी अधिकार। उसका आर्टिकल है 300A। ये सारा मैंने आपको पहले ही बता दिया 1978 में। और कौन सा अमेंडमेंट था? 44वां संविधान संशोधन। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ ये 32 के 32 तुम्हें समझ में आ गए होंगे। 14, 15, 16, 17, 18 क्या था वो? उसमें थी समानता, कभी विधि के सामने, कभी जाति के आधार पर, कभी पदों के नाम पर, कभी उपाधियों के नाम पे, कभी अस्पृश्यता के नाम पे। फिर 19, 20, 21, 22 में थी आज़ादी। कैसी आज़ादी? बोलने की, रहने की, घूमने की, लेकिन आज़ादी में भी कंट्रोल था। आर्टिकल 22 ने क्या कहा? अगर कोई क्राइम करने वाला है और पता चल गया तो आप उसको पकड़ के रख सकते हैं। अगर 3 महीने तो वैसे रख सकते हैं, अगर आगे बढ़ाना हो, ज़्यादा ही बड़ा क्राइम करने की उसकी मंशा है, तो आप उसको प्रतिवेदन बोर्ड से परमिशन लेके और आगे भी बढ़ा सकते हैं। फिर उसने कहा अगर कोई दोष कर ही दिया किसी ने तो एक ही बार उसको सजा मिलेगी, एक बार क्राइम करने पर। दोबारा करेगा दोबारा मिलेगी, जिस टाइम क्राइम किया उसके अकॉर्डिंग मिलेगी। उसके बाद हमने पढ़ा 23, 24 कहते हैं बलात्श्रम हमसे कोई नहीं करा सकता, ना बेगारी, इस तरह की चीजों के खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट में आवाज लगा सकते हैं। 24 कहता है 14 साल से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में, खदानों में काम पे, खतरनाक कामों पे काम नहीं लगाना। 6 से 14 वैसे भी गारंटी के अंडर आते हैं आरटीई में। इसके बाद 25, 26, 27, 28 थे भाई धर्म की आजादी। 25 ने क्या कहा? जो तुम्हारे मन में आए वो धर्म अपनाओ। 26 ने कहा मंदिर बनाओ, मस्जिद बनाओ, शिवालय बनाओ, जो तुम्हारे मन में हो, लेकिन गलत तरीके से नहीं। 27 ने कहा राज्य अगर पैसा लगाता है किसी भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में तो वहां धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। 28 ने क्या कहा कि अगर कहीं पे कोई पाठ या अनुष्ठान हो रहा है वहां जबरदस्ती बच्चे से आप कोई भी नारा किसी भी धर्म के प्रति नहीं लगवा सकते। 29, 30 थे अल्पसंख्यक अपनी लिपि को, भाषा को, संस्कृति को बचाना चाहते हैं, खोलें स्कूल, हमें कोई दिक्कत नहीं है। उनके साथ हम लोग ये नहीं करेंगे कि भाई उनको पैसा कम दें। शोषण के विरुद्ध अधिकार 32 में है, आर्टिकल 32 में, और ये सीधा रास्ता खोलता है सुप्रीम कोर्ट चले जाओ अगर कोई भी दिक्कत है तो। ठीक है, उम्मीद करती हूँ ये सारा क्लियर हो गया होगा। कौन सा आर्टिकल नहीं पढ़ाया? 31। क्लास चल रही है। आज एक्चुअली ना रात से बारिश हो रही है बच्चों, और नीरज ओपीएस में है मेरे नोट्स, मौलिक अधिकार। चलिए ये टॉपिक मैंने आपको पूरा करा दिया, और अब इसको एक बार जल्दी से पढ़ भी लेते हैं, बस कंप्लीशन पे है। इंग्लिश वाले सर पहुंच चुके हैं, तो बस ये लास्ट पढ़ा के तुम्हें मैं, और फिर इसकी छुट्टी करते हैं मेरी क्लास की। लाइट, अच्छा चलिए ठीक है, ठीक है, लाइट भी आ गई है, कोई नहीं। ठीक है, इतना मैंने पढ़ा दिया था। देखो 20 वाला, 20 से पढ़ा देती हूँ फटाफट से। अनुच्छेद 20 क्या कहता है? अनुच्छेद 20 कहता है भारतीय नागरिकों को अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अब ये सब काम का स्टार्ट हो जाएगा, ध्यान से सुनना क्या कह रहा है ये कह रहा है कि
नागरिकों को अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्राप्त है। कब तक इनको सजा नहीं मिलेगी? जब तक इनका दोष सिद्ध नहीं होगा। इसके फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा मिलेगी। एक गलती कर दी तो एक बार, 5 करेगा तो 5 बार मिलेगी। ऐसा नहीं कि एक बार सजा मिल गई अब मिलेगी नहीं, अब मैं कुछ भी करूं, नहीं। और यही कारण है कि जब इंसान एक बार गलत रास्ते पे चल पड़ता है ना, मान लीजिए किसी ने एक मर्डर कर दिया, फिर उसका डर खत्म हो जाता है। उसको लगता है जब पकड़ा जाऊंगा तो मर्डर की सजा मिलेगी, फिर वो 1 करे, 10 करे या 100 करे, सजा तो एक ही मिलेगी ना। इसीलिए कहीं ना कहीं लोगों को एक बार गलत रास्ता पकड़ने पे वापस आने से रोकता है, पर ऑप्शन नहीं है और क्या करें। नेक्स्ट है, अपराधी को केवल तत्कालीन मतलब उस टाइम जब उसने क्राइम किया, कानूनी उपबंध के तहत सजा मिलेगी। किसी भी नागरिक को स्वयं के विरुद्ध, अपने खुद के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। मर्जी से वो 1000 बार कहे मैंने किया है क्राइम, लेकिन जबरदस्ती दबाव में आप उसके ऊपर दबाव नहीं डाल सकते। ठीक है। आर्टिकल 20। आर्टिकल 21 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से समझो। ये क्या कहता है? अनुच्छेद 21 भारतीय नागरिकों के जीवन, जिंदगी और शारीरिक स्वतंत्रता। अब हमारे बाहर निकलने पे बैन था, अब सभी लोगों ने देखा, लेकिन ऐसा कौन है जिसके घर में पुलिस घुसी और उसको हथकड़ियों में और उसको बेड़ियों में जकड़ दिया? घर में तो हम आज़ाद थे ना, छत पे हम घूम सकते थे, घर में हम रह सकते थे, यानी हमारी शारीरिक स्वतंत्रता थी, हमें आज़ादी थी शारीरिक तौर पर। इसका संरक्षण करता है। तो जीवन की स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, तुम्हें इंडिविजुअली कोई ऐसे परेशानी नहीं की, चाहे देश में पेंडेमिक आया या कुछ भी आया। इसके तहत किसी भी भारतीय नागरिक को कानून द्वारा निर्मित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और वैयक्तिक स्वतंत्रता, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। ध्यान से शब्द देखो, कानून द्वारा निर्मित प्रक्रिया के अतिरिक्त, यानी अगर कानूनी प्रक्रिया में उसने मर्डर किया है तो उसको फांसी पे चढ़ाया जाएगा। वो नहीं कह सकता कि मेरा व्यक्तिगत जीवन का अधिकार है। भाई तूने क्राइम किया, कानूनी प्रक्रिया के अतिरिक्त इसमें तो मार सकते हैं उसको, उसकी जान ले सकते हैं, लेकिन इसके अलावा उसको जीने से नहीं रोका जा सकता। भाई तू गरीब है, तू कमाता नहीं है इसलिए मर, ये कोई लॉजिक नहीं है। हर किसी को जिंदा रहने का अधिकार है। कानूनी प्रक्रिया में क्राइम कर दिया तो फिर कानून के तहत मारा जा सकता है, के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। वर्ष 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त शब्द जीवन से विस्तारित करते हुए जानवरों के जीवन को भी इसमें सम्मिलित किया, और इसी के कारण हम लोगों का जीवन अच्छा बने। भाई जीवन बार बार आ रहा है ना, अच्छा जीवन बने, इसके लिए हमारे देश में एनजीटी की भी स्थापना की गई है 2010 में। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जो देखता है कि कौन देश में ज्यादा गंदगी फैला रहा है, कौन सा स्टेट ज्यादा पोल्यूशन कर रहा है, और इसमें न्यायाधीश बैठते हैं। और जब तब किसी स्टेट के सीएम की पेशी होती है यहाँ, खासकर जब ये अपना ये पकता है ना, ये क्या नाम है इसका, ये फसल जब चल रही है धान, जब ये धान कटेंगे तो लोग फिर जलाएंगे, और जब लोग जलाएंगे इसकी वेस्टेज को तो कितना धुआं, आपको याद है ना दशहरे के आसपास कितना बुरा हाल होता है। तो ज्यादातर देखना अखबारों में आता है एनजीटी ने बुलाया, हरियाणा के सीएम जरूर जाते हैं, दिल्ली के सीएम को बुलाता है, और आसपास के 1-2 को, और फिर फटकार लगती है कि इतना पोल्यूशन कैसे, तुम क्या करते हो। तभी तो हमारी सरकार ने, हरियाणा सरकार ने कहा कि अगर आप अपने खेत में धान नहीं लगाएंगे तो कुछ 1000 रुपए की सब्सिडी और ये सब प्रोवाइड कराई कि धान थोड़े कम लगाओ, इसकी बजाय कुछ और खेती कर लो। तो एनजीटी भी इसी के तहत बनाया गया ताकि आपका जीवन अच्छा बन सके। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट में जीवन दिखेगा तुम्हें। नेक्स्ट देखो, अनुच्छेद 21 का, 21 तो कंप्लीट हो गया ना, ये 21 का राज्य, 21 का मतलब बाद में आया, राज्य मतलब यहाँ देश ही है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निशुल्क, फ्री और अनिवार्य कंपल्सरी शिक्षा उपलब्ध कराएगा। कौन सा अमेंडमेंट है? 86वां संविधान संशोधन। कब हुआ था? 2002। तब ये क्या बना था? ये मौलिक कर्तव्य बनाया था पेरेंट्स का, और 2010 में ये क्या बना दिया? अधिकार बना दिया। 2009 में ये एक्ट आया। यानी एक सिक्के के 2 पहलू हैं। 86 अमेंडमेंट है, एक तरफ मौलिक कर्तव्य है पेरेंट्स का 2002 में, और दूसरी तरफ बच्चों का मौलिक अधिकार है आर्टिकल 21A में। तो जो मौलिक कर्तव्यों में लिखा है, मौलिक कर्तव्य आपके लिखे 51 क में या 51A में, उसमें 11 कर्तव्य है। उसी तरह 21A में ये मौलिक अधिकार है। ठीक है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। अनुच्छेद 22 क्या कहता है? कुल को कुछ बना लेना। कुछ स्थितियों में भारतीय नागरिक की गिरफ्तारी,
कुछ खास कंडीशंस में, जब शक हो उन पे, कोई इस तरह के प्रूफ हो, गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण प्रदान करता है। यानी ऐसे आदमी को गिरफ्तार किया जा सकता है। गिरफ्तारी का टारगेट उसको सजा देना नहीं है, क्योंकि उसने अभी क्राइम नहीं किया, क्राइम को होने से रोकना है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। देखो पहला क्या कह रहा है, यदि किसी नागरिक को मनमाने तरीके से हिरासत में लिया गया तो उसे हिरासत में लेने का कारण बताना होगा। ये पुलिस की जिम्मेवारी है। पकड़ लिया, किसी पे शक था, तो उसको उसका कारण बताएं। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर पुलिस अपनी मनमर्जी करके गलत भी कर सकती है ना। तो ये पॉइंट, हिरासत में लिए गए नागरिक को 24 घंटों के अंदर आवागमन का समय छोड़ देना, आने जाने में 24 घंटे लग जाते हैं, निश्चित दंडाधिकारी मजिस्ट्रेट, जज अलग होता है मजिस्ट्रेट अलग, के सामने पेश किया जाएगा। यानी उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश होना है विद इन 24 आवर्स। दूर से आ रहा है तो आने जाने के घंटे घटा दो, जब पकड़ा उसमें से घटा के फिर 24 घंटे के अंदर पेशी करवानी है। हिरासत में लिए गए व्यक्ति को अपनी पसंद के अधिवक्ता, मतलब होता है वकील, वकील को कहते हैं अधिवक्ता, ठीक है, लॉयर, से सलाह लेने का अधिकार है। तो 3 बातें उसके पक्ष में हैं। क्या? अपनी मर्जी का वकील ले सकता है, 24 घंटे के अंदर पेशी होगी, कारण बता देंगे। ठीक है, अगला है शोषण के विरुद्ध। शोषण कौन कौन सा था? 2 पॉइंट है ना इसके। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24, 23 क्या था? बलात्श्रम वाला, 24 14 साल वाला। तो 23 और 24 शोषण के विरुद्ध हैं। कोई हमें एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता, नहीं तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। 23 क्या कहता है? मानव के दुर्व्यापार। आपको पता होगा ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, ट्रैफिक वो वाला नहीं, गाड़ी बस वाला नहीं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब होता है लोगों को कहीं से पकड़ के और कहीं बेच देना। इसके बहुत सारे कारण हैं। कुछ लोग बहुत सस्ती कीमत पे ऐसे इन लोगों को पकड़ के ले जाते हैं और कहीं दूसरे देशों में बेच देते हैं, वहाँ पे फिर किडनी का बड़ा व्यापार करते हैं लोग। बहुत बहुत घटियापन है इस सोसाइटी में ना, इतने घटिया लोग हैं, उन लोगों में कोई वैल्यूज नहीं है, कुछ नहीं है। बच्चों को ले जाते हैं, उनको फिर जो अनाथ, मान लीजिए किसी भाई कहीं कोई बच्चा, पेरेंट्स हैं घूम रहे हैं, वहीं से उठा लेंगे और बच्चों को ले जाके बेच देंगे, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स के बच्चे नहीं होते तो वहाँ इस तरह, या फिर उनको गलत कामों में डाल देंगे। तो इसी को कहा जाता है मानव का दुर्व्यापार, यानी गलत इंटेंशन के साथ व्यापार करना। पहले टाइम में ना दास बिकते थे, लेकिन वो दास कहीं ना कहीं जानते थे कि हमें बेचा जाएगा, क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने कोई धन ले रखा है या मेरे घर में कोई मुझे कमा के खिलाने वाला नहीं है। इनको तो ऐसे उठा लेते हैं, पता ही नहीं चलता। कहीं गांव के पिछड़े हुए इलाके से ऐसी औरतों को उठा लाएंगे, फिर उनको गलत व्यापार में डाल देंगे। तो इसे कहते हैं आर्टिकल 23 में मानव के दुर्व्यापार पर रोक है। और बलात्श्रम, जबरदस्ती का श्रम, कि 24-24 घंटे ऐसे मजदूर हैं जो कामों में लगाए रखते हैं, का प्रतिषेध किया, इसको मना किया गया। ऐसा करना दंडनीय अपराध घोषित किया गया। तो 23 कहता है कोई जबरदस्ती आपसे बेगारी पर काम नहीं करवा सकता, दुर्व्यापार नहीं करना चाहिए, फिर भी चल रहा है सब कुछ। अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष, बहुत काम का, ये खूब आता है, 14 वर्ष वाला टॉपिक खूब पूछते हैं। आर्टिकल 24 में 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे को कारखानों में, क्योंकि नुकसान हो सकता है, खनन में, खदानों में या अन्य किसी भी प्रकार के जोखिम भरे कार्य पर नियुक्त करना दंडनीय अपराध है। 14 तक तो वैसे भी पढ़ने का, फ्री पढ़ने का अधिकार है, तो उनको कहाँ इनमें लगाते हैं। फिर भी इंडिया में बहुत बुरा हाल है, ये सब चलता है, सब जानते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25, 26, 27, 28 हैं। 25 क्या कहता है? संविधान 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का प्रावधान करता है। अब ध्यान से पढ़ते जाना। 25 क्या कहता है? 25 के अंतर्गत भारतीय नागरिकों को, मैंने अभी क्या कहा, मन मर्जी से, अब ध्यान से शब्द देखो, किसी भी धर्म को मानने, किसी भी धर्म को मानने और उसका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है। आप करो अपने धर्म का प्रचार, हिंदू मुसलमान जिसको करना है प्रचार करो, लेकिन दूसरे धर्म के बारे में गलत नहीं बोलना, ऐसा कुछ नहीं करना जिससे दंगे भड़के। ठीक है, तो तुम्हारी मनमर्जी का धर्म, ये मनमर्जी जो लिखा था यही तो था, किसी भी धर्म को मानो, तुम्हारी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं। अगला अच्छा, इसमें एक चीज और इन्होंने नहीं लिखी जो मैंने बताई। क्या? तुम मान लो किसी धर्म को, लेकिन क्या नहीं करना, जबरदस्ती राज्य किसी का भी धर्म परिवर्तन नहीं करा सकता। ये ऐड कर लेना, लिख लेना, ये किताबों में लिखा कम होता है। धर्म परिवर्तन नहीं करा सकता जबरदस्ती, बड़े बल्क में, पहला पॉइंट, धर्म परिवर्तन नहीं। दूसरा, इंडिया में जैसे मैंने सिख धर्म का एग्जाम्पल दिया, कृपाण धारण कर सकते हैं, मैंने जैन का एग्जाम्पल दिया, संथारा वगैरह या संलेखना, ये इसके अगेंस्ट नहीं है, ये इसके अगेंस्ट नहीं है, इसमें ये चल सकता है। तो इनको ध्यान रखना कि सिख कृपाण धारण करते हैं, आर्टिकल 25 में लिखा है कि वो ऐसा कर सकते हैं। या जैन धर्म में संथारा संलेखना लिखा हुआ है। जबरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं होगा, मर्जी से तुम किसी भी धर्म को मान लो, दुखी हो तो उसको फिर बदलो, तुम 10 बार बदलो, कोई मना नहीं करेगा। नेक्स्ट 26 क्या था? ये धर्म को मानते हो, मंदिर बनाना है, बना लो,
कोई मना नहीं कर रहा कि मंदिर मत बनाओ। अनुच्छेद 26 कहता है भारतीय नागरिकों को अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना, तो संस्था यही तो होती है, धार्मिक संस्था मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे ही तो हैं, कि स्थापना करने, उनका संचालन करने। भाई उनको चलाना है, पैसा कहाँ से आएगा? आप खुद जानते हैं इंडिया में मंदिरों के पास इतना पैसा है कि पूरा इंडिया बैठ के खा सकता है, इतना पैसा है यहाँ, इतना ज्यादा। तो संचालन करते हैं और विधि सम्मत संपत्ति अर्जन करने, कोई भी मंदिर मस्जिद अपनी संपत्ति भी अर्जित कर सकता है, स्वामित्व रख सकता है, इन सब का अधिकार है। ये इंडिया में फंडामेंटल राइट है। कोई किसी भी धर्म को मानो, उसके मंदिर बने, मस्जिद बने, गुरुद्वारे बने, लीगली संपत्ति कितनी भी रखे, वो कैसे ही मैनेज करे, कितना ही पैसा हो, इनके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता। आपको पता होगा ना, मंदिरों की आय पर कोई टैक्स नहीं है। आम आदमी कांस्टेबल जितना कमाता है ना, टैक्स पे करता है, कांस्टेबल भी टैक्स पे करता है। जो रिटायर्ड लोग हैं ना और उनकी पेंशन ठीक ठाक है, वो भी टैक्स पे करते हैं। मेरे खुद के फादर टैक्स पेयर है, रिटायर्ड है, वो रिटायर्ड आदमी टैक्स पे कर रहा है, कांस्टेबल रैंक का आदमी टैक्स पे कर रहा है, हर आदमी टैक्स पे करता है, लेकिन मंदिरों की संपत्ति पे कोई टैक्स नहीं लगता। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अनुच्छेद 27 क्या कहता है? ये स्कूल कॉलेज वाली बात करेगा, देखना 27। इसके अंतर्गत राज्य किसी भी नागरिक को जिसकी आय यानी मेरी तुम्हारी किसी भी धर्म या धार्मिक संप्रदाय की प्रगति में व्यय के लिए निश्चित कर दी गई है, उसे ऐसा कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। यानी तुमसे और मुझसे जबरदस्ती इस बात पे टैक्स लेना कि इधर लाओ पैसा, राम मंदिर बनेगा, तुम्हें देना है। जैसे पहले था ना जजिया जकात, याद होगा, जजिया पुराने बच्चों को ये गैर मुस्लिम लोगों को देना होता था कि तुम मुसलमान धर्म के, इस्लाम धर्म के क्यों नहीं हो। तो अब कह दिया भाई तुम्हें, तुम्हारा जो टैक्स का पैसा है ना, वो किसी भी धर्म विशेष के लिए खर्च नहीं होगा, देश के लिए होगा, धर्म विशेष के लिए नहीं होगा। अनुच्छेद 28 क्या कहता है? राज्य विधि से पूर्ण रूप से संचालित, यानी जो राज्य के पैसे से, राज्य के तरीके से, संविधान से पूर्ण रूप से चल रहा है, किसी शिक्षण संस्थान में, यानी किसी स्कूल कॉलेज वगैरह में, शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। किसी भी स्कूल कॉलेज को अगर सरकार पैसा लगा रही है, सरकारी स्कूल है, सरकारी कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, वहां कोई धर्म की शिक्षा नहीं दे सकते। इसके लिए मदरसे खोल लो, इसके लिए गुरुद्वारों में कुछ करो, मंदिर में, लेकिन स्कूल में नहीं। इस प्रकार कोई शिक्षण संस्थान अपने विद्यार्थियों को किसी धार्मिक अनुष्ठान में, यहाँ भाग और आएगा, भाग लेने के लिए किसी धर्मोपदेश को बलपूर्वक सुनो। अब मान लो मैं कहूँ कि नहीं, हमारे यहाँ जो आएगा ICS में, उसको वेदों का ये पाठ करना ही पड़ेगा, तो ये गलत है। अगलों का नहीं मन कर रहा, जिसका नहीं मन कर रहा ना करे। ये जबरदस्ती नहीं करना कि धार्मिक अनुष्ठान में भाग लो, या धर्मोपदेश है, धर्मोप यानी धर्म का उपदेश बलपूर्वक सुनने के लिए बातें नहीं करेगा, लिखा हुआ है। अगले का नहीं मन है, वो जयकारा नहीं लगाना चाहता, तो उसकी मर्जी ना लगाए, उसकी श्रद्धा है तो वो कुछ भी करे। ठीक है, 29 ये हो गया पूरा। 28 29वां यही था, इन्होंने ऐड कर रखा है, ये 28 है ना ये। अच्छा 29 30 उसमें आएगा, ठीक है, ये है। नेक्स्ट है ये संस्कृति और शिक्षा संबंधी। ये शिक्षा सबकी नहीं है, ये अल्पसंख्यकों की है। क्या कहते हैं? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 भारतीय नागरिकों के लिए, खास करके अल्पसंख्यकों के लिए, याद रखना ये अल्पसंख्यक है 29-30, भारतीय नागरिकों के लिए संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकारों का प्रावधान। क्या कहते हैं ये? भारत के नागरिकों को जिनकी अपनी विशेष भाषा है, तो विशेष भाषा जनरली ऐसे लोगों की होती है जिनकी कम्युनिटी छोटी है, वरना सबकी तो हिंदी ही है। विशेष भाषा है, विशेष लिपि है, या संस्कृति है, संस्कृति उनका कल्चर है, उसे बनाए रखने का उन्हें पूरा अधिकार है। वो कोई स्कूल चलाएं, वो कुछ भी चलाएं, लेकिन सरकार से जब पैसा मिलेगा तो वो सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करे। ऐसा ना सोचे कि ये ऐसे हैं तो इनको कोई भी वो ना दिया जाए। किसी भी नागरिक को भाषा, जाति, धर्म, संस्कृति के आधार पर किसी सरकारी शैक्षिक संस्था में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। सरकारी स्कूलों में बौद्ध बच्चे भी पढ़ते हैं, जैन भी पढ़ते हैं। इनफैक्ट हर महीने रिपोर्ट बनती है, जब मैं बनाती थी तो मुझे ध्यान है, उसमें पूरा आंकड़ा भरना पड़ता है, कितने मुसलमान, कितनी मुस्लिम लड़कियां, कितने मुस्लिम लड़के, कितने टोटल हिंदू बच्चे, कितने सिख हैं, कितने जैन हैं, ये पूरा आंकड़ा जाता है। तो हर सरकारी स्कूल में कोई भी पढ़ सकता है। खत्म हो गया वो, 31 है ही नहीं, क्योंकि 31 प्रॉपर्टी का था। अब देखो क्या कहते हैं लास्ट में। डॉक्टर अंबेडकर की मान्यता थी कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 32 बहुत जरूरी। किसने कहा? अंबेडकर ने। संविधान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रावधान है, इसके बिना संविधान अधूरा है। उनके अनुसार संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो मैंने लिखा था ना शोषण, वो शोषण कैसा था? बाकी अधिकार छीनने वाला। तो संवैधानिक उपचारों का
अधिकार संविधान की आत्मा और हृदय है। ये नाम पेपर में आएगा या फिर आर्टिकल 32। तो हमारे 6 अधिकारों में लास्ट का नाम है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कोई भी तुम्हारा कोई भी आर्टिकल छीने, उसका अधिकार ना दे, तो सीधे तुम्हारा रास्ता सुप्रीम कोर्ट में। आर्टिकल 32 में ऐसा लिखा है। इसको आत्मा हृदय किसने कहा है? अंबेडकर ने। क्या कहा उन्होंने? सबसे महत्वपूर्ण है, अगर ये नहीं है तो संविधान अधूरा है। कौन सा आर्टिकल? 32, जिसका नाम क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, इसके बाद आगे देखो क्या कहते हैं, इसका एंड हो गया। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट को भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षक निर्धारित करता है। हमारे जितने आर्टिकल मैंने अभी पढ़ाए तुम्हें, सुबह पढ़ाए थे, कल बताया था, उन सब के लिए कौन खड़ा है हमारे साथ? सुप्रीम कोर्ट। इससे बड़ा तो कोई कोर्ट ही नहीं है इंडिया में। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षक हमारा केयर टेकर है, तुम्हारा मेरा हम सबका, अल्पसंख्यकों का, औरतों का, बच्चों का, सबका केयर टेकर सुप्रीम कोर्ट है, अगर मौलिक अधिकार छीने जाते हैं तो। और यदि किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन होता है, कोई उसको छीनता है दूसरा आदमी, तो वो सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है, आर्टिकल 32। और किसी को सुप्रीम कोर्ट दूर पड़ता हो तो वो क्या करे? वो आर्टिकल 226 के तहत अपनी एप्लीकेशन हाई कोर्ट में भी डाल सकता है। ये हमारे मौलिक अधिकारों को बचाते हैं अगर कोई इनका शोषण करे या कोई इनका हनन करे। बहुत काम के पॉइंट हैं जो ये बताए गए हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बस ये खत्म हो गया। परमाधिकारी रिटे ये अभी नहीं कराऊंगी, आज इतना ही पढ़ेंगे। तो आज हम लोगों ने मौलिक अधिकारों का टॉपिक कंप्लीट कर लिया। और आप ये मान के चलो कि पुलिस के एग्जाम में, टीचिंग के एग्जाम में, कोई भी पेपर होगा, चाहे रेलवे का हो, एनटीपीसी का, कोई भी एग्जाम, मौलिक अधिकारों की जानकारी एक्सपेक्टेड है एक पढ़े लिखे आदमी को इतना पता होगा। अब मैंने तुम्हें 12 से लेके 32 तक पूरा पढ़ा दिया। 33, 34, 35 में कल बता दूंगी। वो संसद के और सेना के कुछ अधिकार है, हमारे आम लोगों के नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है 14 विधि वाला, 15 जाति, लिंग और इसके भेदभाव न करने वाला, 16 पद की बात करने वाला लोक नियोजन में नौकरियों की, 17 अस्पृश्यता की, 18 उपाधियों की। ये समानता का था। फिर स्वतंत्रता आया 19 में, घूमने फिरने की, नौकरी की, जैसा मन करे आने जाने की, खाने पीने की, बोलने की, हर चीज की आजादी। 20 में था दोष जब तक सिद्ध नहीं होगा अपराधी का सजा नहीं मिलेगी। 21 में था जीवन जीने का अधिकार। फिर जानवरों का जीवन भी इसी में आ गया। 21 में ही 2014 से सुप्रीम कोर्ट ने डाल दिया। 21 से RTE की बात करता था, राइट टू एजुकेशन एक्ट आया 2009 में, लेकिन लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 को। और इसके ऊपर कानून वैसे बन गया था, लेकिन वो अधिकार नहीं था, वो मौलिक कर्तव्य पेरेंट्स का था। 86वां संविधान संशोधन 2002 में, उसके 8 साल बाद जाके ये लागू हुआ। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा 22 में, भाई किसी पे शक है कि ये गड़बड़ करने वाला है, समाज का नुकसान करेगा, पहले ही उसको दबोच लिया जाए, लेकिन उसको कारण बताना, उसकी मर्जी का वकील वो बात कर सके, और उसकी पेशी करनी है 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने। उसने किया नहीं क्राइम, पर करेगा तब का वेट थोड़ी करना है, पहले ही उसको रोक लो, क्राइम होने से रोकने के लिए। 20 था क्राइम होने के बाद, 22 है क्राइम होने से पहले। 23 में बलात् श्रम नहीं कराना, किसी का गलत तरीके से यहां से वहां लोगों को बेचना, और ये सब चीजें गलत हैं। 24 था 14 साल के कम उम्र के बच्चों को कारखानों में, खदानों में खतरनाक काम पे नहीं रखना। 25 कहता था मनमर्जी का धर्म अपना लो। 26 कहता था मंदिर मस्जिद कुछ बना लो। 27 कहता था सरकारी स्कूल कॉलेज में इस तरह की शिक्षा नहीं देनी। 28 कहता था किसी भी संस्था में कोई धर्म से जुड़ा उपदेश चल रहा है, अनुष्ठान कर रहे हो, तुम पूजा अर्चना कर रहे हो, तो किसी अलग धर्म के बच्चे को जबरदस्ती तुम एक्सप्लॉइट करके कि नहीं तुझे बोलना पड़ेगा, नहीं कर सकते। 29-30 थे अल्पसंख्यक अपनी भाषा को, लिपि को, संस्कृति को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए वो कोई संस्था बनाना चाहते हैं, तो देश की सरकार उनके साथ भेदभाव नहीं करेगी। 30 के बाद 31वां गायब हो गया, वो आर्टिकल 300A में चला गया। 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अंबेडकर जी ने कहा ये आत्मा और हृदय है, ये कभी खत्म नहीं होगा। अगर ये खत्म हो गया तो संविधान बेकार है, क्योंकि आत्मा निकल गई तो फिर क्या बचेगा शरीर में। तो यहां जाके हमने द एंड कर दिया अधिकारों का। 33, 34, 35 में जरूर बता दूंगी कल, लेकिन आज इतने के साथ पूरा करते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद अब इसको ढंग से तैयार कर लेना, शॉर्ट में ना नोट्स बना लो, अभी टाइम है हमारे पास इतना, जैसे 1-2 पेज पर आपके मौलिक अधिकार आ जाएं। मैं जब दिसंबर के बाद पढ़ाऊंगी ना, तो इनको एक एक सारे क्लॉज और जो है ना सब कुछ लिखवाऊंगी, लेकिन अभी इतना टाइम नहीं कि हर एक को लिखें। तो शॉर्ट में 14 के सामने विधि के समक्ष, 17 अस्पृश्यता, ये लिख लेना, लिख सारे लेना। एक बार हाथ से अगर निकल गई ना चीज तो लंबे टाइम तक याद रहेगी। और पिछले पेपर एनालाइज करके मैंने देखा है, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री के क्वेश्चन डाले हैं जीके में, तो पॉलिटिकल साइंस के लिए तैयार होके जाना। थैंक यू। अभी इंग्लिश की क्लास है आप लोगों की।